हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ साइबर लॉ एंड इंटरनेट सिक्योरिटी का यूनिट नंबर 3। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइबर लॉ एंड इंटरनेट सिक्योरिटी का यूनिट नंबर 3। इससे पहले हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसे लिंक से जो है आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप यूनिट 1 और यूनिट 2 को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है हमारा यूनिट 3। तो पूरा यूनिट 3 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यूनिट 3 के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो बहुत पेशेंटली इस वीडियो को देखिएगा, आसानी से सारे टॉपिक्स आपको इजीली समझ में आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। यूनिट नंबर 3 में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे WWW पॉलिसीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉर्पोरेट पॉलिसीज। उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सैंपल सिक्योरिटी पॉलिसी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पब्लिशिंग एंड नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिसीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, जिसमें हम बात करेंगे मोबाइल सिक्योरिटी की और क्लाउड सिक्योरिटी की। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा आउटसोर्सिंग और लास्ट टॉपिक होगा हमारा SCM यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हमारे इतने टॉपिक्स हैं जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले टॉपिक को हम डिस्कस करने से पहले समझेंगे कि हम यहाँ पे जो हमारा यूनिट है वो है सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में। तो सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने पहले टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसीज होती क्या है, पॉलिसीज क्या होती हैं। तो सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी वो सेट ऑफ रूल्स या फिर वो गाइडलाइंस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है ताकि वो अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर पाए, कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट कर पाए या नेटवर्क्स को हार्म होने से बचा पाए। सो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपने डेटा को, अपने सिस्टम्स जितने यूज हो रहे हैं कॉर्पोरेट में या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उनको आपके हार्म होने से बचाने के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके कॉलेज में कुछ आपके रूल्स बनाए गए हैं डिसिप्लिन से रिलेटेड, तो उन्हें भी पॉलिसी आप कह सकते हैं। या फिर आपके जो सिक्योरिटी पॉलिसीज कंपनी के अंदर बनाई जाती हैं ताकि ये इंश्योर कर पाएं कि हमारे कंप्यूटर्स मिसयूज नहीं हो रहे हैं या फिर डेटा लीक नहीं हो रहा है या हमारे सिस्टम को डैमेज नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हम कुछ सेट ऑफ रूल्स या गाइडलाइंस जो बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज तो हमने समझ लिया कि वो आपकी गाइडलाइंस होती हैं या वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर हमारे सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये आपकी कुछ टाइप की होती हैं, यानी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं जो हम कंपनी में अप्लाई करते हैं उसके टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं चलिए देखते हैं। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज के टाइप्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टाइप आता है आपका एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी। तो एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि गाइडलाइंस होती हैं या रूल्स होते हैं, उन्हीं को हम पॉलिसी कह रहे हैं। तो एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी में होता क्या है कि अगर आप एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एम्प्लॉय की तरह आपको काम करने के लिए अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का IT रिसोर्स यूज कर रहे हैं, यानी कंपनी का IT रिसोर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं या इंटरनेट या वाईफाई यूज कर रहे हैं, फिर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कंपनी से रिलेटेड, तो उन्हें आपको एक्सेस किस तरह से करना है, उन्हें यूज किस तरह से करना है, इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस बनती हैं उन्हें कहते हैं एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो होता है एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। तो ये पॉलिसी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसलिए बनाई जाती है ताकि ये पता कर सके कि हमारे रिसोर्सेज जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उन रिसोर्सेज को कौन एक्सेस करेगा, कौन नहीं करेगा, यानी एक्सेस राइट्स किसको हैं किसको नहीं है, यानी कौन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस बनेंगी वो आपकी होती हैं एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉलिसी आती है वो होता है डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, यानी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारी कंपनी के अंदर जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए या फिर उनको लॉस होने से बचाने के लिए हम
जो भी गाइडलाइंस बनाते हैं वो आपकी होती है डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी। सो नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है? वो सेट ऑफ रूल्स या गाइडलाइंस जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करेंगे, उन्हें आप कहेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंसिडेंट रिस्पांस पॉलिसी। इंसिडेंट रिस्पांस पॉलिसी तब यूज की जाती है जब मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी तरह का अटैक हो गया। ठीक है, तो अटैक हो गया यानी साइबर अटैक हो गया, डेटा पे आपके अटैक हो गया, तो आपको रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है ये आपका बताता है इंसिडेंट रिस्पांस पॉलिसी। ठीक है, तो इंसिडेंट रिस्पांस पॉलिसी आपकी वो सेट ऑफ रूल या गाइडलाइंस होती हैं जो बताती हैं कि आपको अगर किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसिडेंट अकर हो गया या साइबर अटैक हो गया तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, आपका प्रोसीजर क्या होगा रिस्पॉन्स करने का, वो आपकी होंगी इंसिडेंट रिस्पॉन्स पॉलिसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम टाइप की बात करें तो सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग पॉलिसी। सो एम्प्लॉयज को रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो कंपनी के डेटा पे काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के डेटा पे काम कर रहे हैं तो डेटा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब उन सेंसिटिव डेटा को हमें सिक्योर रखना है तो एम्प्लॉयज़ को रिस्क के बारे में, साइबर सिक्योरिटी रिस्क के बारे में समझ होनी चाहिए। अगर उन्हें समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि किस तरह का रिस्क अकर हो सकता है, तो आप उन्हें ट्रेनिंग कराएंगे, जैसे कि फिशिंग क्या होती है उनको बताएंगे, फिर पासवर्ड सेफ्टी कैसे करी जाती है, डिवाइस की सिक्योरिटी कैसे करी जाती है, इससे रिलेटेड आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे। ये जो गाइडलाइंस होती हैं वो आपकी कहलाती हैं सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी। सो ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी वो गाइडलाइंस या वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनमें हम बताते हैं कि अगर आप कॉरपोरेट का ईमेल अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं तो उसे यूज किस तरह से करना है, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कैसे आपको यूज करना है उन ईमेल्स को यानी कॉरपोरेट ईमेल्स को, और क्या चीजें आप कर सकते हैं उसके थ्रू, क्या नहीं कर सकते हैं। ये आपकी गाइडलाइंस होती हैं ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी की। फिर आप बताते हैं एम्प्लॉयज को WWW पॉलिसी के बारे में, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो WWW पॉलिसी या फिर वेब पॉलिसी होती है, वो वेब पॉलिसी जो है वो बताती है कि एम्प्लॉयज को वेब कैसे तरीके की वेबसाइट्स वो एक्सेस कर सकते हैं, कौन से ऑनलाइन कंटेंट को वो एक्सेस कर सकते हैं, कौन से ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, क्या नहीं कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस होती हैं आपकी WWW पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोबाइल डिवाइस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। सो मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो बताती है सेट ऑफ गाइडलाइंस के थ्रू कि आप अगर कंपनी का कोई भी डिवाइस या फिर कोई भी मोबाइल डिवाइस जो है आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे टैबलेट, लैपटॉप या फिर कोई भी आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं जो कंपनी के द्वारा दिया गया है या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, तो उनको किस तरह से सेफ रखना है, आपको मालवेयर से बचाना है या फिर चोरी होने से बचाना है, डेटा लॉस होने से बचाना है। तो ये सारी गाइडलाइंस जो होती हैं वो आपकी होती है मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी पॉलिसी। तो ये आपके कुछ टाइप हैं जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को बनाया जाता है और इसी के थ्रू आप जो है सारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पहले टॉपिक पे अपने, जो है डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। आपने समझ लिया कि सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है। जब हम अपने डेटा को या फिर जब हम अपने सिस्टम्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं तो हम सेट ऑफ गाइडलाइंस या रूल्स बना रहे हैं और उसके थ्रू अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं या फिर अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, आपने देख लिया किस किस टाइप की पॉलिसीज आप बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी टाइप्स भी पढ़ लिए। अब हम देखते हैं ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो बनाएंगे कैसे, यानी डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी में मतलब क्या हुआ कि हम एक प्रॉपर प्लान क्रिएट करेंगे, सेट ऑफ रूल्स जो है वो अब हम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा कि वो अपने डेटा को, सिस्टम को या फिर नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर पाएं। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो सबसे पहले पहला स्टेप हमारा होगा अपने सिक्योरिटी पॉलिसी को बनाने का कि हम पहले चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें पॉलिसी बनाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, सो आइडेंटिफाई द नीड फॉर पॉलिसी। पॉलिसी को बनाने की ज़रूरत क्या है ये हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वाई इज़ पॉलिसी नीडेड। ठीक है, पॉलिसी हमें ज़रूरत क्या है, क्यों बना रहे हैं हम पॉलिसी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कस्टमर का डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सो कस्टमर का डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए आप पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी नीड है।
ठीक है। सो आप कस्टमर का डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए कस्टमर का डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट, अगर ऑफिस के अंदर इंटरनेट का मिसयूज हो रहा है, उसको बंद कराना चाहते हैं, तो आप इससे रिलेटेड पॉलिसी बना सकते हैं। तो क्या नीड है आपकी, पहले आप ये डिसाइड कर लेंगे, पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब आपको आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इस मिसयूज की वजह से हम ये पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो आप अब पॉलिसी बनाने के लिए रेडी हैं। तो अब आप क्या करेंगे, पॉलिसी बनाने के लिए आपको चाहिए होगी टीम। सो फॉर्म अ पॉलिसी डेवलपमेंट टीम। तो पॉलिसी डेवलपमेंट टीम जो है वो आप फॉर्म करेंगे। ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को आप लेंगे जो आईटी, एचआर, लीगल या फिर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, उनको, उन सारे एक्सपर्ट्स को मिलाएंगे और पॉलिसी को क्रिएट करेंगे। सब जब पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी, अब हम पॉलिसी क्रिएट करने के बाद कि हाँ पॉलिसी बनाना है, हमने टीम डिसाइड कर ली। टीम डिसाइड करने के बाद अब हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जब हम, अगर टीम डिसाइड कर ली हमने, पॉलिसी अभी बनी नहीं है, तो टीम डिसाइड करने के बाद अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हम पॉलिसी बनाएंगे तो कितना ज़्यादा रिस्क हमारा जो है वो कवर हो जाएगा, तो किस टाइप की सिक्योरिटी रिस्क जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ताकि हम अपने पॉलिसीज़ के अंदर उस हिसाब से चेंजेस करें। तो वो हम चेक कर लेंगे। तो चेक व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी रिस्क एग्जिस्ट। ठीक है, कि हैकिंग से रिलेटेड आपके रिस्क अकर हो रहा है, कि डेटा थेफ्ट से रिलेटेड या वायरस अटैक हो रहा है, किस टाइप का रिस्क अकर हो रहा है, ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हम पॉलिसी का गोल डिसाइड करेंगे, कि हमने देख लिया कि किस टाइप का रिस्क अकर हो रहा है, उसी हिसाब से हम गोल या फिर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि हम पॉलिसी को बना के अचीव क्या करेंगे, कि डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे या फिर नेटवर्क को सेव करेंगे या फिर यूजर अकाउंटेबिलिटी करेंगे, क्या हम करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड कर लेंगे उस पॉलिसी के थ्रू। ठीक है। अब पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव हमारा डिसाइड हो गया, अब हम पॉलिसी बनाने के लिए रेडी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट द पॉलिसी, यानी पॉलिसी को ड्राफ्ट कर लेंगे, लिख लेंगे। सो क्लियर और सिंपल रूल्स जो हैं वो हम लिख लेंगे ताकि वो सबको समझ में आए। इस टाइप की हम पॉलिसी को लिखेंगे। पॉलिसी को लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही क्लियर होगा कि सबको आसानी से समझ में आए। जब हमारा पॉलिसी लिख जाएगा एक बार, तो उसे रिव्यू के लिए भेजेंगे, यानी रिव्यू के लिए भेजेंगे और अप्रूवल के लिए भेजेंगे। तो वो जो हमने पॉलिसी ड्राफ्ट कर ली है, पॉलिसी ड्राफ्ट करने के बाद उसे मैनेजमेंट या फिर लीगल एक्सपर्ट्स को दे देंगे ताकि वो चेक करें और श्योर कर लें कि कंपनी के लॉज और रेगुलेशंस के हिसाब से वो बना है कि नहीं बना है। अगर वो इंश्योर कर लेंगे कि हाँ ये कंपनी के द्वारा बना हुआ है, कंपनी के लॉज के हिसाब से बना हुआ है, रेगुलेशंस के हिसाब से बना हुआ है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसे कम्युनिकेट करें और एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें। ठीक है। सो एम्प्लॉय के बीच में इस पॉलिसी को हम शेयर कर देंगे बनाने के बाद, अप्रूवल के बाद। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बीच में शेयर कर देंगे। अगर एम्प्लॉयज़ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उन्हें उस हिसाब से ट्रेन भी किया जाएगा। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद एम्प्लॉयज़ को पता चल गया कि हाँ ये पॉलिसी है क्या, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दें। सो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे एक्शन में ला देंगे, यानी इम्प्लीमेंट कर देंगे। पॉलिसी एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगी, यानी पॉलिसी अब लागू हो गई है, सब लोग उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे और आपका काम होगा कि रेगुलरली आप इसे मॉनिटर करते रहें कि पॉलिसी प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या किसी चेंज की तरह ज़रूरत तो नहीं है, या फिर पॉलिसी जो आपने बनाई है उसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई थ्रेट कवर नहीं हुआ है, कोई नया थ्रेट तो नहीं आ गया है, या नई टेक्नोलॉजी आ गई हो जो कि उस पॉलिसी के अंदर कवर ना हो रही हो। अगर पॉलिसी के अंदर वो कवर नहीं हो रही है तो उसे अपडेट करने की ज़रूरत है। तो अपडेट करने के लिए आप बाद में अपडेट उसे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है WWW पॉलिसी, या फिर से हम वेब पॉलिसी भी कहेंगे। सो वेब पॉलिसी क्या होती है या WWW पॉलिसी क्या होती है, ये आपकी वो सेट ऑफ रूल्स या गाइडलाइंस होती हैं जो बताती हैं कि एम्प्लॉयज़ को इंटरनेट की हेल्प से क्या क्या एक्सेस करना है, क्या नहीं करना है, यानी बेसिकली एम्प्लॉयज़ को इंटरनेट यूज़ कैसे करना है या वेबसाइट्स पे विजिट कैसे करना है, ये आपका जो भी सेट ऑफ गाइडलाइंस बताती हैं वो होती हैं WWW पॉलिसी या फिर वेब पॉलिसी। ठीक है। पर्पस क्या है इसका, कि कंपनी जो है वो अपने
सारे जितने भी सिस्टम्स यूज़ करा रही है एम्प्लॉयज़ के थ्रू, उन सारे सिस्टम्स को सेफ रखना चाहती है, अपने नेटवर्क को सेव कर रखना चाहती है, अपने डेटा को सेफ रखना चाहती है। तो वायरसेस से बचाना चाहती है, मालवेयर से बचाना चाहती है, या फिर अनसेफ वेबसाइट्स पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आपको ईज़िली आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। तो उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस वेब पॉलिसी को यानी WWW पॉलिसी को बनाते हैं। इसके थ्रू आपके ऑफेंसिव या फिर इल्लीगल कंटेंट से भी आप एक्सेस होने से बच पाएंगे, अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, डेटा लीक होने से आपका बच जाएगा अगर आप WWW पॉलिसी बनाते हैं तो। अगर आप वेब पॉलिसी बनाते हैं तो एम्प्लॉय जो है वो इंटरनेट को प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, मिसयूज़ नहीं करेंगे। फिर आपके कंपनी की रेपुटेशन भी बनी रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी। WWW पॉलिसी का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कॉमन जो हमारे रूल्स होते हैं, जैसे कि ऑफेंसिव या फिर हैरेसिंग या इलीगल वेबसाइट्स पे आपको नहीं जाना है, इस तरह का अगर रूल बन रहा है तो वो भी आपका वेब पॉलिसी या फिर WWW पॉलिसी कहलाएगा। या फिर आप पर्सनल या फिर कमर्शियल एडवर्टाइजिंग जो है वो कंपनी की वेबसाइट पे नहीं दे सकते हैं, तो ये भी आपका WWW पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी। सो ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है? ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी वो सेट ऑफ रूल्स या गाइडलाइंस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट की जाती हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को गाइड कर पाएं कि अगर वो कॉर्पोरेट का ईमेल अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं, ईमेल अकाउंट अगर कॉर्पोरेट का दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल अकाउंट दिया गया है, तो उन्हें वो किस तरह से उन्हें यूज़ करना है, कैसे उनको सेफ रखना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उन कॉर्पोरेट ईमेल अकाउंट से रिलेटेड। ये सब गाइडलाइंस जो होती हैं वो आपकी कहलाते हैं ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, पर्पस क्या होगा कि पर्पस ये है कि क्यों ये पॉलिसी बनाई जा रही है, किस पे अप्लाई होगी, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या गाइडलाइंस होंगी कि ईमेल ये जो हम ईमेल अकाउंट देंगे वो हमारा सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए है, उनके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। सो पर्सनल यूज़ के लिए उसे यूज़ ना करें, ये सब गाइडलाइंस में लिखा होगा। अवेयरनेस ऑफ ईमेल थ्रेट्स, यानी जो भी ईमेल अकाउंट हम जब भी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करेंगे उससे पहले हमें क्या करना है, उन्हें अवेयर कराना है, एजुकेट करना है एम्प्लॉयज़ को कि कॉमन रिस्क क्या आकर हो सकते हैं ईमेल्स पे। जैसे मालवेयर आपके लिंक्स के साथ आ सकता है, तो उन पे क्लिक नहीं करना है। इस तरह की जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी, एजुकेशन होगा, वो एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा, ये भी गाइडलाइंस में लिखा होगा। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशंस, अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपके क्या क्या सज़ा मिल सकती है, अगर आप बात नहीं मानते हैं, अगर आप पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, ये भी गाइडलाइंस में लिखा होगा। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी होगी वो आपकी होगी ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें तो अब आ जाते हैं पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस पे। आपने देखा कि सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को डेवलप कैसे करना है, उसके स्टेप्स देख लिए कि कैसे कैसे डेवलप कर रहे थे हम। अब किसी तरह का अगर चेंज करना है तो उसे हमें पहले रिव्यू करना पड़ता है। तो पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस में आप इंश्योर करते हैं कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो आपका अप टू डेट होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए कि हमारे सारे थ्रेट्स को कवर कर रही हो, जितने भी रिस्क अकर हो सकते हैं उन सबको कवर कर रही हो। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेवेंट होनी चाहिए। ये आपको क्या करना है, इंश्योर करना है पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस इसीलिए आपकी बनाई जाती है। इस प्रोसेस के अंदर आप इंश्योर करते हैं कि सब चीज़ें सही चल रही हैं, सारे थ्रेट्स, सारे रिस्क जो है वो हम पॉलिसीज़ में कवर कर चुके हैं और उन पॉलिसी से हमारा डेटा और सारे सिस्टम्स और नेटवर्क जो है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा इंश्योर करता है पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस। तो पॉलिसीज़ जो है वो हमारी लिविंग डॉक्यूमेंट्स की तरह भी, इसे हम लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि कॉन्टिन्यूसली इसमें इम्प्रूव्ड होता रहता है, टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, रेगुलर अपडेट्स भी होते रहते हैं। अगर इसमें चेंज की ज़रूरत है तो चेंज भी किया जाता है। ठीक है, अब पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेप होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन में हम रिव्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि किसी तरह का नया रूल लाना है हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर रूल के अंदर चेंज करना है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, या फिर किसी तरह का सिक्योरिटी इंसिडेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो गया है, या ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का चेंज हुआ है, तो हम पॉलिसी को रिव्यू करेंगे एक बार कि क्या हमने इससे रिलेटेड अपनी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि नहीं बनाई हुई हैं। ये आप रिव्यू ज़रूर करेंगे, चेक करेंगे। तो इनिशिएशन फेज़ में, आपका इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि
रिव्यू को स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे क्या ये नया रूल है, नया रूल लाया गया या टेक्नोलॉजी चेंज हुई है या कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट अकर हुआ है, तो क्या हुआ है उसको हम पहले चेक कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई चेंज हुआ है तो वो हम एक बार देख लेंगे। उसके बाद हम उससे रिलेटेड चेक कर लेंगे कि क्या हमने उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई है, पहले से एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे स्टेक होल्डर्स को। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ लोगों को इंक्लूड करेंगे इसमें, जैसे कि आईटी सिक्योरिटी टीम को, लीगल डिपार्टमेंट्स को, एचआर को, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को, या फिर डिपार्टमेंटल जो हेड्स होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर ड्राफ्टिंग की जाएगी, यानी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो आपने पॉलिसी को जो भी चेंज करना है उसको पॉलिसी को चेंज करेंगे, रिवाइज करेंगे और पॉलिसी को प्रिपेयर कर लेंगे। पॉलिसी को प्रिपेयर करने के बाद अब कंसल्टेशन की जाएगी, यानी नेक्स्ट स्टेप होगा कंसल्टेशन का, जिसमें आप क्या करेंगे, उस ड्राफ्ट को, उस रिटन पॉलिसी को आप स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करेंगे और उनका फीडबैक लेंगे कि स्टेक होल्डर्स की क्या राय है उस पॉलिसी पे, यानी उस रिवाइज्ड पॉलिसी पे क्या राय है। ठीक है, फिर आप कराएंगे उसकी लीगल रिव्यू, यानी आप पॉलिसी को इंश्योर कराएंगे कि वो लॉज रेगुलेशंस के हिसाब से है कि नहीं, आपकी कंपनी के या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स या रेगुलेशंस के हिसाब से बने हैं कि नहीं बने हैं। इसके लिए आप इंश्योर करेंगे, तो उसे कहते हैं लीगल रिव्यू कराना। ठीक है, लीगल रिव्यू कराने के बाद अब कराएंगे आप अप्रूवल, यानी आप फाइनली इसको फाइनल अप्रूवल के लिए एग्जीक्यूटिव या फिर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज होती हैं उनके पास इसे फाइनल अप्रूवल के लिए भेज देंगे। ठीक है, फाइनल अप्रूवल जब हायर अथॉरिटी कर देगी तब आप उसे सारे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म कर देंगे कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ये चेंज हुआ है या कोई नई पॉलिसी आया है। ठीक है, जो भी आपकी अपडेटेड पॉलिसी है या नई पॉलिसी है उसके बारे में सारे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, इन्फॉर्म करने के बाद अब आपकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ जाती है कि पॉलिसी को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर ट्रैक करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे कि हमारी जो पॉलिसी है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। पीरियोडिक रिव्यू हम करते रहेंगे और अगर किसी चेंज की जरूरत है तो फिर से इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रिव्यू के स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉर्पोरेट पॉलिसी। तो हमने जो देखा था इससे पहले, जो हमारी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसीज, वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थी। अब ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होंगी वो कुछ ऐसी कॉमन पॉलिसीज होंगी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट दोनों में होंगी, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज होंगी जो हमारे कंपनीज में या फिर कॉर्पोरेट में अलग होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में अलग होती हैं। ठीक है, तो क्या पॉलिसीज होती हैं उनको देख लेते हैं। तो कॉर्पोरेट पॉलिसीज वो गाइडलाइंस, वो आपकी सेट ऑफ रूल्स होती हैं जो एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, या जो भी सिस्टम्स हम यूज़ कर रहे हैं, डेटा यूज़ कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो कुछ टाइप्स हैं इसके, जैसे एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी आपने पढ़ा था। एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी में बेसिकली हम अपने आईटी रिसोर्सेज किस तरह से हमें एम्प्लॉयज से यूज़ कराने हैं उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस बनती हैं उसे एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी कहते हैं। पासवर्ड पॉलिसी यहाँ पे बनाते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है हमें लगाना है अपने सिस्टम्स के अंदर और रेगुलरली उसे अपडेट करते रहना है ताकि हमारा डेटा जो है वो हमारा सेफ रहे। ठीक है, तो पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी भी बनाई जाती है कॉर्पोरेट के अंदर। फिर डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी थी। तो डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी हमारे जो सेंसिटिव डेटा है, अगर हम सेंसिटिव डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं तो उन्हें किस तरह से हैंडल करना है, उनसे रिलेटेड जो गाइडलाइंस होंगी वो आपकी होंगी डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए जो भी पॉलिसीज हैं वो आपकी होंगी। ठीक है, फिर आपने डिस्कस किया था इंसिडेंट रिस्पांस पॉलिसी, यानी कोई किसी तरह का इंसिडेंट अकर हो जाता है तो आपको रिस्पांस किस तरह से करना है, तो उससे रिलेटेड जो पॉलिसी होगी इंसिडेंट रिस्पांस पॉलिसी होगी। ठीक है, अब हम बात करें एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस पॉलिसी। तो ये हमारे एम्प्लॉय को एजुकेशन देने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन में भी बनाई जाती है। ठीक है, वेंडर या थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट, यानी जब कंपनी के अंदर ये पॉलिसी अलग होती है कि कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी से अप्रोच करती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो भी वेंडर्स आ रहे हैं
उनसे अपने डेटा को किस तरह से सिक्योर करना है। अगर आप एक्सटर्नल वेंडर के साथ काम कर रहे हैं तो अपने डेटा को उनसे सिक्योर कैसे करना है, इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं वेंडर या फिर थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी जितने भी आपके मोबाइल डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट रखना है, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस होंगी। फिर आता है आपका WWW पॉलिसी, यानी इंटरनेट पॉलिसी, कि इंटरनेट को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। ठीक है। फिर आती है आपकी ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी, कि आपको कॉर्पोरेट के द्वारा जो भी ईमेल अकाउंट्स दिए गए हैं उनको सेफ कैसे रखना है या उनको यूज़ करने की क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सारे रूल्स जो हैं वो आपकी कहलाएंगे ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है। तो ये आपका होगा कॉर्पोरेट पॉलिसीज। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सैम्पल सिक्योरिटी पॉलिसी। सो सैम्पल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है कि आपका एक तरह का सैम्पल है ये, कि सिक्योरिटी पॉलिसी किस तरह की बनेगी, कि आपका पर्पस क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये आपका लिखा होगा, ठीक है, कि पॉलिसी हमारी क्यों एग्जिस्ट कर रही है। फिर उसका स्कोप क्या है, कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, किस पे अप्लाई होगी। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, आप बताएंगे उसमें कि एम्प्लॉयज़ के क्या रोल्स होंगे, मैनेजर्स के क्या रोल होंगे, आईटी टीम्स के क्या रोल होंगे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बताएंगे। फिर आप लिखेंगे एक्सेस एंड डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, कि आपके सेंसिटिव डेटा को कैसे एक्सेस करा जाएगा या फिर कहाँ स्टोर किया जाएगा, कैसे शेयर किया जाएगा, इसके बारे में गाइडलाइंस के बारे में लिखा जाएगा। फिर आपका लिखा जाएगा रिमोट एक्सेस एंड मोबाइल डिवाइसेस के बारे में, कि आपका जो भी लैपटॉप्स, टैबलेट्स, फ़ोन आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं उनके लिए क्या क्या रूल्स होंगे। फिर इंसिडेंट हैंडलिंग के बारे में आप लिखेंगे, कि आपके अगर किसी तरह का सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है या डेटा ब्रीच हो रहा है तो उसके केस में आप क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। ठीक है। फिर आप लिखेंगे, तो ये आपके टोटल स्टेप्स हो जाएंगे सैम्पल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, कि क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले आपने पर्पस बताया, फिर आपकी पॉलिसी का स्कोप बताया कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी किसकी क्या होंगी इसके बारे में बताया, फिर एक्सेस और डेटा प्रोटेक्शन कैसे होगा इसके बारे में बताया, फिर रिमोट एक्सेस और मोबाइल डिवाइसेस के बारे में बताया कि किसको क्या एक्सेस करना है, फिर इंसिडेंट को किस तरह से हैंडल करेंगे, लास्ट में आपने इसको मेंशन कर दिया। तो इस तरह की आप एक सिक्योरिटी पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है। एक टैम्पलेट है ये बेसिकली। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पब्लिशिंग एंड नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिसीज। सो पॉलिसीज की पब्लिशिंग जब करते हैं या नोटिफिकेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो आप इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इंश्योर करने के लिए कि इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारी पॉलिसी, ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, वो उसे पब्लिश करना होगा आपको। ठीक है। कम्युनिकेट करना होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, या एम्प्लॉयज़ को या स्टेक होल्डर्स को एक्नॉलेज करना होगा पॉलिसीज़ के बारे में। यानी इफेक्टिवली आपका अगर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है आपको, तो आपकी पॉलिसी पब्लिश होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेट होनी चाहिए और स्टेक होल्डर्स के बीच में एक्नॉलेज्ड होनी चाहिए। ठीक है। सो पब्लिश कैसे करेंगे, तो पब्लिशिंग पॉलिसी में सबसे पहले पब्लिश करने के लिए आपको पॉलिसी को अवेलेबल कराना पड़ेगा जो भी आपके ऑडियंस हैं उनको। ठीक है। उनको एक्सेसिबल देना होगा, यानी एक्सेस देना होगा कि आपकी पॉलिसीज़ को वो एक्सेस कर पाएँ। ठीक है। यानी अगर आप इंटरनल पब्लिशिंग कर रहे हैं, यानी इंटरनल पब्लिशिंग आप एम्प्लॉयज़ के लिए करेंगे। ठीक है। सो पब्लिशिंग पॉलिसीज़ में आप 3 तरीके से पॉलिसी को पब्लिश कर रहे हैं। सबसे पहले इंटरनल पब्लिशिंग करेंगे, यानी एम्प्लॉयज़ को आप पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है। सो आप क्या करेंगे, पॉलिसीज़ को कंपनी के इंट्रानेट पे या फिर इंटरनल पोर्टल्स पे या फिर शेयर्ड ड्राइव्स पे आप क्या करेंगे, पॉलिसीज़ को शेयर कर देंगे। ठीक है। सो इसे कहेंगे हम इंटरनल पब्लिशिंग। फिर आप कर सकते हैं एक्सटर्नल पब्लिशिंग, यानी कस्टमर्स को या फिर पब्लिक को अगर आपको पॉलिसीज़ के बारे में बताना है तो आप एक्सटर्नल पब्लिशिंग करेंगे। तो जो भी रिलेवेंट पॉलिसीज़ हैं वो आप कंपनी की वेबसाइट्स पे पब्लिश कर सकते हैं, या फिर प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में आप कंपनी के वेबसाइट पे बता सकते हैं, टर्म्स ऑफ सर्विस या फिर कुकी पॉलिसीज़ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। वर्जन कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी आप क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे क्लियर रिकॉर्ड्स ऑफ पॉलिसी वर्जन्स। ठीक है। पब्लिकेशन डेट्स भी और अपडेट्स भी, ये सारे कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे कि आपने पॉलिसी को कब पब्लिश किया था, किसको पब्लिश किया था। ठीक है। डेट्स और अपडेट्स भी आप इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो ये आपकी कुछ
गाइडलाइंस होंगी कि कैसे पब्लिश करेंगे। अब देखते हैं नोटिफिकेशन कैसे देंगे। सो नोटिफिकेशन हम देंगे स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। नोटिफिकेशन किसको देंगे? स्टेक होल्डर्स को। सो नोटिफिकेशन में इंश्योर करेंगे कि सारे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको पॉलिसीज के बारे में अवेयर रहें, वो समझ पाएं कि उस पॉलिसी के अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है, उसके बारे में उनको एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। तो स्टेक होल्डर्स को नोटिफिकेशंस देने के तरीके होते हैं, जैसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स होंगे। जैसे एम्प्लॉयज़ को कैसे हमें नोटिफाई करना है, तो एम्प्लॉयज़ को हम ईमेल्स के थ्रू नोटिफाई कर सकते हैं, इंटरनल मैसेजेस दे सकते हैं, या हम एक टीम की मीटिंग करा सकते हैं तो एम्प्लॉयज़ को हमें हमारे पॉलिसीज़ के बारे में पता चल जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस भी हम एम्प्लॉयज़ के लिए कंडक्ट करा सकते हैं। तो पॉलिसीज़ को अगर पॉलिसीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स हैं तो उनके बारे में ट्रेनिंग सेशंस भी कराएंगे कि एम्प्लॉयज़ को पता चल पाए कि वो पॉलिसीज़ कैसे फॉलो करनी है, ठीक है। कस्टमर्स या फिर यूज़र्स के लिए नोटिफाई कैसे जाएगा? तो नोटिफाई करने के लिए कस्टमर्स को हम पॉलिसीज़ के बारे में कैसे बताएंगे? ईमेल अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं, वेबसाइट्स पे यानी कंपनी के वेबसाइट्स पे पॉपअप्स भी दे सकते हैं, या फिर न्यूज़ लेटर्स के थ्रू भी हम सारे कस्टमर्स को बता सकते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनको नोटिफाई कैसे करना है आपको? तो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ में आपको जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको चेंज अगर हुआ है किसी तरह का, तो चेंजेस को आपको अथॉरिटीज़ को बताना पड़ेगा, फॉर्मली रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को हम अपडेट करेंगे कि फॉर्मली आपका अपडेट होगा पॉलिसीज़ के बारे में अथॉरिटीज़ को कि ये सारे चेंज हुए हैं हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम नोटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। सो टेक्नोलॉजी हमारे आसपास बहुत ज़्यादा आप कंपनीज के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। सो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं बिजनेस में, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस भी उसके साथ साथ आते हैं। सो मोबाइल सिक्योरिटी या फिर आपकी जो क्लाउड सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी टेक्नोलॉजी जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे रिलेटेड सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी जो आपकी मोबाइल सिक्योरिटी है या क्लाउड सिक्योरिटी है ये कैसे की जाएगी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो मोबाइल सिक्योरिटी क्या होती है? मोबाइल सिक्योरिटी को हम वायरलेस सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं जिसमें वायर नहीं होता है, तो वायरलेस सिक्योरिटी भी इसे हम कहेंगे। सो मोबाइल सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, स्मार्टफोन्स या फिर टैबलेट्स या फिर लैपटॉप्स की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। यानी जितने भी पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं मोबाइल डिवाइसेस को, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसे हम कहते हैं मोबाइल सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसमें किस तरह का थ्रेट अकर हो सकता है, जैसे कि डिवाइस लॉस हो जाए या थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, ठीक है। कि अगर आपने मोबाइल डिवाइसेस आपको दी गई हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो वो आपकी लॉस हो गई, या फिर किसी ने चुरा लिया आपकी डिवाइसेस को, ठीक है, और सेंसिटिव डेटा को एक्सपोज कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है कॉरपोरेट के टर्म्स में, तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन किसी ने लीक कर दी या फिर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ले ली, तो ये सारी जो आपकी चीज़ें होती हैं वो आपकी डिवाइस लॉस से हो सकती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क भी अगर हो सकता है मोबाइल डिवाइसेस में, कि आपके जो भी मोबाइल ऐप्स होती हैं आजकल आती हैं, वो आपके मोबाइल ऐप्स आपसे परमिशन मांगती हैं कि आप उन्हें परमिशन दीजिए, तो उस परमिशन की हेल्प से वो मैलिशियस कोड आपके मोबाइल डिवाइसेस के अंदर जो है वो डाउनलोड कर देती हैं। आपसे वो एक्सेस मांगती हैं कि फ़ोन या फिर कॉन्टैक्ट या फिर जियो लोकेशंस का डेटा जो है वो आपका एक्सेस करना चाहती हैं। अगर आप परमिशन दे देते हैं तो वो ईजिली आपके सारे डेटा को एक्सेस कर लेंगी, तो आपको परमिशन नहीं देनी होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। फिर आपका आ जाता है डेटा लीकेज के बारे में, ठीक है। तो अब आप आता है आपका डेटा लीकेज से रिलेटेड, कि आपका मोबाइल डिवाइसेस में डेटा लीक होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि सेंसिटिव डेटा जो है वो एक्सीडेंटली या फिर आपका मेलिशियस एक्सपोज की वजह से मोबाइल ऐप्स के थ्रू जो है वो आपका क्या हो सकता है, डेटा लीक हो सकता है। तो ये भी आपकी एक सिक्योरिटी रिस्क अकर हो सकती है। मालवेयर अटैक हो सकता है मोबाइल डिवाइसेस पे, कि मोबाइल स्पेसिफिक जो भी मालवेयर्स आते हैं वो आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, आपके डेटा को, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं। तो ये सारे आपके रिस्क अकर हो सकते हैं मोबाइल सिक्योरिटी में। कैसे इनसे बचना है, तो अपने मोबाइल में या फिर मोबाइल डिवाइसेस में आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के रखना है।
पिन्स या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है उससे आपको डिवाइस को लॉक करना है। फिर आप अपने सेंसिटिव डेटा को अपने डिवाइस पे इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको स्टोर करना चाहिए और आपको मोबाइल में रिमोट वाइप फीचर को इनेबल करके रखना चाहिए ताकि अगर आपका डिवाइस किसी तरह खो जाता है तो आपको इजीली वो मिल जाए, ठीक है, उसकी लोकेशन आपको मिल जाए। फिर रेगुलरली आपको बैकअप भी रखना चाहिए कि मोबाइल डेटा में रेगुलरली आप वीक में 2 वीक्स में आपको क्या करना चाहिए, रेगुलरली बैकअप लेते रहना चाहिए, ठीक है। मालवेयर सॉफ्टवेयर्स को भी आपको एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करके रखने चाहिए अपने मोबाइल डिवाइसेस में ताकि मोबाइल अगर मालवेयर सॉफ्टवेयर आता भी है तो उसे वो डिटेक्ट कर ले, ठीक है। तो ये सारी आपको प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करने चाहिए। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लाउड सिक्योरिटी। सो क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है? जो आपके डेटा को, एप्लीकेशंस को या फिर जो भी आपके क्लाउड सर्वर से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्लाउड सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी में क्लाउड पे डेटा को सिक्योर रखने के लिए आप डेटा को इनक्रिप्ट करके ही क्या करेंगे, भेजेंगे, सेंडर टू रिसीवर या फिर रिसीवर टू सेंडर, ठीक है। तो डेटा इनक्रिप्ट फॉर्म में ही क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए सर्वर पे, क्लाउड सर्वर्स पे। और आपको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करना है और एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना है ताकि ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी अनऑथराइज यूजर जो है वो आपके सेफ डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप जो भी क्लाउड प्रोवाइडर चूज कर रहे हैं उनको आपको सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के साथ ही चूज करना है। ऐसे ही कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको चूज नहीं करना है। जो भी आपके सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस के साथ हैं उन्हें ही आप चूज करें। फिर मॉनिटर क्लाउड एक्टिविटीज एंड लॉग्स ऑफ सस्पिशियस बिहेवियर। अगर किसी तरह का सस्पिशियस बिहेवियर हो रहा है क्लाउड पे तो आपको उसको मॉनिटर करना है, उसके लॉग्स चेक करने हैं, तब जाके आपको डेटा को सेंड करना है। और आपको अपने जब भी डेटा को आप क्लाउड पे शेयर करें तो एक बैकअप भी मेंटेन करके रखना है अगर आप डेटा जो है वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप डेटा लॉस हो जाता है तो डेटा आपके पास रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली आपका जो भी आप प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हैं ई कॉमर्स से, ठीक है। सो ई कॉमर्स पे आपका बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है। वहाँ पे आपके जो भी मटेरियल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो इंफॉर्मेशंस हैं, सर्विसेज हैं, उनके फ्लो को बताता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बताते हैं कि सप्लायर्स और कस्टमर्स के बीच में कैसे प्रोडक्ट जो है वो आपका सप्लायर से कस्टमर तक पहुंच रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट खरीदा गया कस्टमर के द्वारा तो कस्टमर से लेके, ठीक है, कस्टमर से आपका सर्विस प्रोवाइडर तक रिक्वेस्ट गई थी, तो जो आपका सप्लायर तक गई थी सर्विस, सप्लायर जो है वो आपको कस्टमर तक कैसे प्रोडक्ट पहुंचा रहा है, इस पूरी साइकिल को बताता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सिक्योरिटी कैसे होगी, यानी अगर कस्टमर का डेटा वहां जा रहा है तो उस डेटा को कैसे सिक्योर रखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि क्या क्या चीजें वहां पे हो सकती हैं। जैसे अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है कस्टमर के डेटा का, ठीक है। सो हैकर्स जो हैं वो आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं और वहां से सेंसिटिव डेटा कस्टमर का चुरा सकते हैं, ठीक है। फिर टैंपरिंग विद प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स या फिर शिपमेंट में भी किसी तरह की ऑल्टरेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं जब वो ट्रांसमिट हो रहा है तब, या फिर डेटा ब्रीच कर सकते हैं वेंडर सिस्टम से, ठीक है। यानी वीक सिक्योरिटी अगर है पार्टनर के सिस्टम पे तो वो इजीली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और वो आपका अगर वीक सिक्योरिटी है तो डेटा इजीली वो निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करने चाहिए कि हमें स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर अगर बनाया है हमने या डेटाबेस बनाया है तो सारे डेटाबेस को या सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर को सबको एक्सेस नहीं देना है।
स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल रखना है वहाँ पे कि सिर्फ जो भी हमारे सेलेक्टिव लोग हैं उन्हीं को उनका एक्सेस देना है, सबको एक्सेस नहीं देना है, और सिक्योरिटी हमें अच्छी रखनी है। कंडक्ट रेगुलर रिस्क असेसमेंट, यानी रिस्क असेसमेंट वहाँ पे हम रेगुलरली कंडक्ट कराते रहेंगे कि किस तरह का रिस्क अकर हो रहा है, ज़्यादा रिस्क अकर नहीं हो रहा है, कम अकर हो रहा है, कैसा रिस्क अकर हो रहा है, इसे हम रेगुलरली चेक कराते रहेंगे। और ऑडिट्स भी कराते रहेंगे सप्लायर्स एंड पार्टनर्स का। ठीक है। एनक्रिप्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर्ड अक्रॉस सप्लाई चेन, यानी सप्लाई चेन में जो भी हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन्हें इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजना है। ठीक है। कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं हम अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जैसे कि प्लानिंग करते हैं सबसे पहले, यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हमें जो भी सप्लाई डिमांड आई है उससे रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेटजीज बनानी है, तो स्ट्रेटजीज बना लेंगे। फिर सोर्सिंग करेंगे, यानी सोर्सिंग एंड मैनेजिंग सप्लायर्स हु प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, यानी जो भी हमारे मैनेजिंग सप्लायर्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से मैनेजिंग सप्लायर होंगे जो कि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे या फिर कंपोनेंट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन की बात करें तो जो आपका रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस क्या होगा, यानी रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस क्या होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, इसको बताएंगे। फिर आप डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में, यानी इसे हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक भी कहते हैं, जिसमें आपका फिनिश्ड जो प्रोडक्ट मिला हुआ है उससे डिलीवरी कैसे कराएंगे कस्टमर तक, इसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। फिर अगर कस्टमर किसी तरह का रिटर्न जो करता है, यानी जिसे हम रिवर्स लॉजिस्टिक कहते हैं, इसमें क्या होगा कि अगर किसी तरह का जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव निकल गया या अनवांटेड प्रोडक्ट है तो उसे रिटर्न कैसे कराना है, रिटर्न को हैंडल कैसे करना है, इसे रिटर्न वाले सेक्शन में कवर करते हैं। तो ये हमारा उससे रिलेटेड एक डायग्राम है जिसमें हमने समझा कि सबसे पहले हमने प्लानिंग करी कि कैसे काम करना है, फिर हमने सिलेक्शन किया कि कौन हमारा सप्लायर होगा, सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा हमारे प्रोडक्ट का, फिर आपकी क्वालिटी कैसे उसकी रखी जाएगी, फिर अगर प्रोडक्ट बन गया तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर कस्टमर को पसंद नहीं आएगा तो रिटर्न प्रोसेस कैसे करना है। ये पूरा हमारा जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा है पूरा यूनिट 3। आई होप आपको समझ में आया है। पूरा यूनिट 3 हमने कवर कर लिया, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।